आज यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए, देखने के लिए अथवा सुनने के लिए। आप सभी का विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि एक साथ इतने अन्नदाताओं के समूह को देखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। आज के कार्यक्रम का विषय पहले उप संचालक गुप्ता जी ने, फिर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर पांडे जी ने आपको विस्तार से बताया। कुछ बातें मैं भी आप लोगों से संवाद के माध्यम से रखना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। इसका पहला विषय है कि प्राकृतिक खेती, दूसरा विषय है मोटे अनाज का उत्पादन कैसे बढ़े, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी टीम इसे श्री अन्न के नाम से अब हम लोग संबोधित करते हैं। और तीसरा विषय है किसान मेला। तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा आप लोगों से मैं करूँगा। वस्तुतः इस देश में प्राकृतिक खेती से ही यहाँ की जनसंख्या के भरण पोषण का काम होता रहा। प्राकृतिक खेती के दो आशय हैं। एक तो वह हम ऐसी खेती करें जिसके लिए बरसात का जल हमारे पास पर्याप्त हो। दूसरा, ऐसी खेती करें जिसके लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता न हो। प्राकृतिक खेती के संभरण के लिए जो प्राकृतिक जल है, वर्षा का जल है, उसका संरक्षण आवश्यक होता है। मैंने इस क्षेत्र में देखा है कि किस तरह से यहाँ के किसान भाई, किसान देवियाँ जल संरक्षण का काम करती हैं। इसके लिए खेतों की मेड़बंदी की जाती है और जो जलाशय हैं हम उसकी निगरानी करते हैं और प्रयास करते हैं कि जलाशय में जल जाने वाले रास्ते, पानी प्रवाहित होकर जाने वाले रास्ते किसी तरह अवरुद्ध ना होने पाएं। प्रकृति का एक सामान्य नियम है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है। हमारे इस पहाड़ से, इस रेवाखंड से, इस मैकल पर्वत श्रृंखला से 4 नदियां ज्ञात हैं और तो बहुत सारी छोटी छोटी उप नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं। एक तो मां नर्मदा स्वयं, इसके अतिरिक्त जोहिला, फिर सोन, फिर अरंडी, और ये सभी दिशाओं में, विशेष करके मां नर्मदा तो पश्चिम दिशा में चली जाती हैं, शेष की दिशा पूरब होती है। हम इनके जल को कैसे संचय करें, यह हमारा विशेष विषय होता है। हमें इस बात का विशेष गर्व होता है कि जब मैं यहाँ से बाहर जाकर कहीं भी कहता हूँ, इस रेवाखंड के लोग कितने भद्र हैं, कितने ज्ञानी हैं, और हमको किस तरह से आलोकित कर रहे हैं कि इस क्षेत्र की नदियाँ प्रदूषित नहीं हैं। रेवाखंड में मां नर्मदा कहीं प्रदूषित नहीं है, रेवाखंड में जोहिला कहीं प्रदूषित नहीं है, रेवाखंड में सोन कहीं प्रदूषित नहीं है। अर्थात नदियों की वंदना, नदियों का नमन, नदियों का संरक्षण, यह इस क्षेत्र की विशेषता है और यहाँ के लोगों की प्रकृति में रचा बसा है। अगर यही प्रकृति संपूर्ण भारत और संपूर्ण दुनिया में हो जाए तो नदी जल कहीं प्रदूषित नहीं होगा। हमारी यह जो परंपरा है, मान्यता है, नदियों से लगाव है, इसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाएं ताकि नदियां सुरक्षित रहें। जल रहेगा तो जीवन रहेगा, इसे हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। और जल रहेगा तो हमारी कृषि में उत्पादन निरंतर होता रहेगा, यह उत्पादन बढ़ता रहेगा। इसके लिए जो पुराने उपाय हैं, मैदान में कुएं बना लेते हैं, ताल बावली बना लेते हैं, पहाड़ पर कुएं हैं, जलाशय हैं, बावली बहुत कम है। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो ऊपर से आती धारा है, किनारे कहीं उसे हम रोक करके सुरक्षित संरक्षित कर लें। प्राकृतिक खेती में पहला विषय जल का होता है और दूसरा विषय खाद का होता है। जैविक खाद बहुत महत्वपूर्ण है। यही वह क्षेत्र है, रेवाखंड, जहाँ देसी गायें पर्याप्त मात्रा में दिखलाई देते हैं। इस भौतिकतावाद की दौर में हमने उन गायों को ज़्यादा महत्व दिया जिसे जर्सी कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा जो दूध देती हैं। गाय का 1 किलो दूध, शुद्ध गाय का, और जर्सी गाय का 10 किलो दूध बराबर होता है। वह दूध पानी होता है और यह दूध अमृत होता है। अमृत का महत्व हमेशा बना रहता है। इसलिए हम देसी गाय, जो बैल हैं, बछड़े हैं, उनका संचय करें। उनके संचय के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ गोबर से जो खाद बनती है
वह सबसे अच्छी खाद होती है। आजकल बाजार में जब हम लोग जाते हैं, अन्न के बाजार में, तो वहाँ पूछा जाता है कि यदि उत्पादन है, धान है, गेहूँ है, चना है, मटर है, यह जैविक खाद का है कि केमिकल खाद का है। केमिकल खाद से उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन वह उत्पादन बीमारी का कारण होता है। जो जैविक खाद है, गोबर की खाद, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से सिखाया जाता है कैसे केंचुए से हम पत्तियों के माध्यम से खाद तैयार कर लेते हैं, अथवा जो पत्तियां हैं उनको एकत्र करके खाद बना लेते हैं। यह जैविक खाद उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, पौधों की भी उर्वरा शक्ति बढ़ती है उससे, और जमीन की भी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इस जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के प्राकृतिक उपाय हैं। एक उपाय है दलहन के रूप में। आप सभी जानते हैं कि आजकल दलहन तिलहन पर बहुत बल दिया जा रहा है। डॉक्टर पांडे जी ने आपको बताया कि हिंदुस्तान को दलहन और तिलहन के मामले में भी हमें समर्थ और आत्मनिर्भर बनाना है। हमने देखा है कि रीवा खंड में कैसे मेड़ पर अरहर लगाने से बहुत अच्छी उपज हमें मिल जाती है। यह प्रयोग केवल इसी क्षेत्र में हुआ है। अब इसे मैं संपूर्ण भारत में करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि किसान लोगों को रेवा खंड में आना चाहिए, अनूपपुर में आना चाहिए, शहडोल में आना चाहिए, डिंडोरी में आना चाहिए, और खेतों के किनारे जो मेड़ बने हैं, छोटे छोटे मेड़ी हों, उस पर अरहर की उपज देखनी चाहिए, कितनी अच्छी उपज है। और वह उस अरहर की है जो देसी है, जो यहाँ के परिवेश में विकसित हुई है। उत्पादन भी पर्याप्त मिलता है, और अरहर लगाने से जमीन में नत्रजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, और इसके लिए हमें केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। दूसरी एक फसल है जिसे सनई कहते हैं, यहाँ कुछ और नाम उसका होता होगा, जिसको लगा करके और खेत में जोत देते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हम केमिकल खाद डालते हैं तो हमारी ज़मीन जलती है, और जब जैविक खाद डालते हैं तो हमारी ज़मीन हर्षित होती है। इसलिए जैविक खेती के लिए जैविक खाद का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। केमिकल खाद से वो कीड़े मर जाते हैं, जैसे केचुआ है, वह मर जाता है तो ज़मीन की मिट्टी नीचे से ऊपर नहीं आती। यह काम केचुआ करता है, तो उसको बचाने के लिए भी जैविक खाद की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैविक खेती के लिए जल संरक्षण और जैविक खाद यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और इस पर हमें हमेशा बल देना चाहिए और इसके लिए अभियान चलाना चाहिए। इस विधा को हमारे यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र ने जीवित रखा है, और इसका निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विभाग भी इस कार्य में लगा हुआ है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आत्मा परियोजना